हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु और अधातु की हम वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया और धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया करवाई। और आज हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति अर्थात धात्विकी। धातुओं की प्राप्ति, धातुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं और किस प्रकार धातुओं की फॉर्मेशन होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो। चलो देखते हैं धातुओं की प्राप्ति अर्थात धात्विकी। पृथ्वी से पहले खनिज और अयस्क के रूप में निकाली जाती हैं धातुएं। खनिज किसे कहेंगे? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को, जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी उपस्थित होते हैं उन यौगिकों को अपन खनिज कहेंगे। और सेकंड है अयस्क, वे खनिज जो जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए और जिन्हें निकालना लाभदायक हो, अयस्क कहलाते हैं। खनिज और अयस्क दोनों में डिफरेंस भी यही है। तो चलो धातु की प्राप्ति में सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं खनिज। खनिज के रूप में निकलते हैं सबसे पहले धातु प्रकृति में। तो पहला है खनिज, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिक। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं वे तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। प्रकृति से हमें धातुएं या तो खनिज के रूप में प्राप्त होगी या अयस्क के रूप में, या एक तीसरी फॉर्म होती है गैंग। इन तीन फॉर्म के रूप में प्राप्त होती हैं प्रकृति से हमें धातुएं। तो फर्स्ट था खनिज, सेकंड पढ़ेंगे अयस्क। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेकंड है अयस्क। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, साथ ही इन्हें निकालना लाभदायक होता है। इन्हें निकालना, पृथ्वी से अयस्क को निकालना लाभकारी होता है। लाभकारी होता है। इन्हें क्या कहेंगे? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। सबसे पहला पढ़ा खनिज जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। सेकंड था अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अब थर्ड आएगा गैग। गैग किसे कहेंगे अपन? पृथ्वी में निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आएगा गैंग। इन तीनों से धातुएं प्राप्त की जाती हैं। धातुओं की प्राप्ति इन तीनों से होती है, खनिज, अयस्क और गैंग से। तो गैंग होता है पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में अयस्कों में रेत, मिट्टी
पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं। रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को हटाया जाता है शुद्ध रूप से धातु प्राप्त करने के लिए। इन अशुद्धियों को क्या कहेंगे? गैंग। इन्हें गैंग कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे जिनसे हमें धातु प्राप्त होती है: खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज वे हैं जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनको निकालना लाभदायक होता है, अयस्क कहलाते हैं। और गैंग वे हैं जो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत और मिट्टी की जो अशुद्धियां होती हैं, इन्हें गैंग कहा जाता है। अब धातु की प्राप्ति 3 चरणों से होती है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये तो कॉमन बातें थी धातुओं के बारे में। अब है धातुओं की प्राप्ति के चरण कौन कौन से हैं? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति 3 चरणों में होती है। ये 3 चरण कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है अयस्कों का शुद्धिकरण। जो अयस्क और गैंग पहले अपने पढ़े, गैंग जो उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, उनका अयस्क और गैंग का जो मिक्स मिश्रण होता है, उसमें से अयस्क का शुद्धिकरण करते हैं, अयस्क को अलग करके निकालते हैं। सेकंड है धातु का निष्कर्षण। सबसे पहला है अयस्कों का शुद्धिकरण या स्मृतिकरण। अयस्कों का स्मृतिकरण। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? धातुओं का निष्कर्षण। जो अयस्क का स्मृतिकरण हुआ, उसमें से धातु को अलग निकाला जाता है, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। और सबसे थर्ड चरण है धातुओं का परिष्करण। तीसरे चरण में धातुओं का परिष्करण होता है। अब हम इन तीनों चरणों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है अयस्कों का समृद्धीकरण। तो अयस्कों का समृद्धीकरण किस प्रकार होता है? अयस्कों का समृद्धीकरण अनेक विधियों द्वारा होता है, जैसे जल से साफ करते हैं, छान के करते हैं, रसायनों का उपयोग करके करते हैं, या चुंबक द्वारा अयस्कों को अलग करते हैं। जो लोहे के अयस्क होते हैं, उनको चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। कुछ अयस्कों को पानी में डालते हैं, फिर वे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं या पेंदे में जमा हो जाते हैं। कुछ छान के अलग करते हैं। महीन जो अयस्क होते हैं वो छलनी से नीचे निकल जाते हैं, और जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं वो छलनी के ऊपर रह जाती हैं। और रसायनों का केमिकल यूज करके भी अयस्कों का समृद्धीकरण किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे अपन अयस्कों का समृद्धीकरण। हेडिंग अयस्कों के समृद्धीकरण में लिखेंगे, इनका समृद्धीकरण अनेक विधियों से होता है। इनका समृद्धीकरण अनेक विधियों के द्वारा किया जाता है। अनेक विधियों के द्वारा किया जाता है। ये अनेक विधियां कौन कौन सी हैं? जैसे पानी से साफ करते हैं, पानी से साफ। सेकंड है छानकर। थर्ड है रसायनों का उपयोग करके।
फोर्थ है चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा अयस्कों का समृद्धीकरण करने की ये निम्न विधियां हैं कुछ। पानी से साफ करेंगे या छान के रसायनों का उपयोग करके चुंबक द्वारा, ये सबसे पहली आईडी हो गई। अब सेकंड चरण था अपना धातुओं का निष्कर्षण। सेकंड चरण पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। सेकंड है धातुओं का निष्कर्षण। धातु किस प्रकार निष्कर्षित की जाती है? धातुओं के निष्कर्षण में अपन देखें कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है और अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, ये अपन पढ़ेंगे। अपने पीछे वाली वीडियो में भी सक्रियता श्रेणी के कम, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील सभी पढ़े थे, लेकिन अब वापस से रिवाइज करते हैं। देखो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? पहले है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। उसके बाद मध्यम क्रियाशील कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये है मध्यम क्रियाशील। थर्ड नंबर पे आती हैं सबसे कम क्रियाशील धातुएं। सबसे कम क्रियाशील धातुओं में है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये है सबसे कम क्रियाशील धातुएं। सबसे कम क्रियाशील धातुएं ये है पोटेशियम, Na है सोडियम, Ca है कैल्शियम, Mg है मैग्नीशियम, Al है एल्यूमिनियम। और Zn है जिंक, Fe है आयरन, Pb है लेड या सीसा, Cu है कॉपर, जिसे तांबा भी बोलते हैं, Hg है मरकरी, पारा, Ag है सिल्वर, चांदी, और Au है गोल्ड, सोना। ये सभी धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में। इसमें से ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील हैं, बीच वाली मध्यम क्रियाशील और सबसे नीचे वाली सबसे कम क्रियाशील हैं। तो इन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा? जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, इनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं नहीं है, आगे लिख लो, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, इनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। विद्युत अपघटन करवा के ये प्राप्त की जाती है, धातुओं का निष्कर्षण होता है। अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, इनका विद्युत अपघटन के द्वारा इन्हें निष्कर्षित किया जाता है। फिर है मध्यम क्रियाशील धातुएं। सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होती है मध्यम क्रियाशील, कार्बन द्वारा अपघटन किया जाता है इनका। तो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, ये सल्फाइड, सबसे पहला सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। कार्बन के द्वारा इनका अपचयन किया जाता है।
कार्बोनेट के रूप में होते हैं। कार्बन के द्वारा इनका अपचयन किया जाता है। कार्बन के द्वारा मध्यम क्रियाशील धातुओं का अपचयन किया जाता है। और जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इन्हें ना तो कोई विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ना ही कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अब इसमें अपन ने धातुओं के निष्कर्षण में पढ़ा सबसे अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुएं। सबसे अधिक क्रियाशील में है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मध्यम क्रियाशील में है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, सीसा और कॉपर, तांबा, मरकरी, पारा और एजी, सिल्वर, चांदी, एयू, गोल्ड। ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, इनका विद्युत अपघटन करवा के प्राप्त किया जाता है। जो मध्यम क्रियाशील है वे सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाते हैं। इनका कार्बन के द्वारा अपचयन होता है। और जो सबसे लास्ट में है ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील है। ये अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे करती हैं, अर्थात न के बराबर ये अभिक्रिया करती नहीं, इसलिए स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा। धातुओं के निष्कर्षण में भी अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले कम क्रियाशील का, उसके बाद मध्यम क्रियाशील का निष्कर्षण, उसके बाद अधिक क्रियाशील का निष्कर्षण। कार्बन द्वारा अपचयन किस प्रकार होता है, विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है, ये आगे समझेंगे। अब धातुओं के निष्कर्षण में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे कम क्रियाशील हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर, जैसे कॉपर, लेड, सिल्वर और गोल्ड, इनका निष्कर्षण किस प्रकार होता है। यह बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। ये किसी से इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, सोना के, चांदी के, पारा और तांबा के, इनको सिर्फ गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें अपन लिखेंगे कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में कि ये न के बराबर अभिक्रिया करते हैं, अर्थात अनअभिक्रिय होते हैं और इनके ऑक्साइड को केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अनअभिक्रिय होते हैं, अर्थात अभिक्रिया नहीं करते, न के बराबर अभिक्रिया करते हैं। इन्हें इनके ऑक्साइड को गर्म करके धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इनके जो ऑक्साइड हैं उनको केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त होती है। इनके ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त की जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे Hg मरकरी का निष्कर्षण, मरकरी सल्फाइड से, HgS से। Hg का निष्कर्षण किस प्रकार होगा। ये पृथ्वी में किस फॉर्म में पाया जाता है, शिनेबार, HgS। शिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS। जब HgS का O2 के साथ अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा, HgO तथा SO2, HgO और साथ में SO2 गैस बनती है। अब जो ये HgO बना है इसका वापस से इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, HgO को वापस गर्म करेंगे तो ये Hg
था O2 में टूट जाएगा। तो इसको HGS लुसिनेबार है, मर्करी सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो HgO बनेगा, मर्करी ऑक्साइड, साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये HgO है इसको वापस से अभिक्रिया करवाएंगे, गर्म करेंगे तो Hg+O2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार Cu2S से कॉपर का निष्कर्षण होगा, कॉपर सल्फाइड से। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल है कॉपर सल्फाइड, Cu2S से कॉपर का निष्कर्षण। ये भी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है कॉपर। अब कॉपर सल्फाइड से अपन कॉपर का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे, तो देखो Cu2S को, जब Cu2S की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तब क्या बनेगा, Cu2O साथ में SO2 है। जब Cu2S की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाएगी तो Cu2O साथ में SO2 बनता है। और जब ये Cu2O बना है इसको वापस से विघटित करेंगे, Cu2O प्लस में Cu2S कॉपर सल्फाइड के साथ, तब क्या बनेगा, Cu साथ में SO2, Cu प्लस में SO2। जब पहली बार कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो Cu2O साथ में SO2 गैस बनती है। जब ये Cu2O बना इसकी वापस कॉपर सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, तो ये Cu तो अलग हो जाएगा, साथ में S और O ये मिलके SO2 बनाएंगे। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जब इसको संतुलित करेंगे तो ये अपने आप कॉपर के 4 कंपाउंड इधर है, इधर 1 है, ऊपर वाले में 2 इधर हैं, 2 ही उधर हैं। ऊपर वाले अभिक्रिया के लिए 3O2 6 उधर 3, Cu2S यहाँ पे 2 लगाया और कॉपर संतुलित नहीं। अभी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। यहाँ पे कॉपर के 4 कंपाउंड, यहाँ पे भी 4, यहाँ ऑक्सीजन के 6 कंपाउंड तो 2 ये और 4 ये 6 हो गए। सल्फर के 2 कंपाउंड, सल्फर के 2 कंपाउंड, ऊपर वाली अभिक्रिया संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। अब नीचे वाली Cu2O, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कॉपर सल्फाइड के साथ करवाते हैं तो कॉपर साथ में SO2 गैस बनती है। तो यहाँ पे 2CuO, 2O2 4 और 2 6, तो 6Cu और SO2 के साथ में 2Cu2, देखो S के यहाँ पे 2, ये हटाने पे अब बैलेंस हुई है। कॉपर 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन 2 और 1 SO2। अभी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। हमने कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा। इसमें क्या देखा, इनको सिर्फ गर्म करके इनकी जो प्रॉपर एग्जैक्ट धातु है उसकी फॉर्मेशन होती है। और धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहला पॉइंट है। इसके आगे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण और अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।